स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं और चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म और लवण के बारे में पढ़ाऊंगा। और इसमें बहुत हद तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अम्ल भस्म में क्या अंतर होते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है। ये तमाम बातें मैंने आपको टॉपिक वाइज टेबल पढ़ा दिया। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, नया टॉपिक्स। देखिएगा, लिखा हुआ है कि थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। हमारा जो शरीर होता है बाबू, जब हमारा शरीर थक जाता है तो हमें दर्द शरीर में महसूस होता है, या हम अगर कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर में दर्द या ऐंठन महसूस होता है। इसका रीजन क्या है बाबू? हमारे शरीर में जो होते हैं एक अम्ल बन जाते हैं जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में थकान या दर्द महसूस होता है ना। उसके बारे में समझेंगे। देखते क्या कर रहा है इसका आंसर। तो लिखेंगे बाबू, शारीरिक परिश्रम करने से शारीरिक परिश्रम करने से शारीरिक परिश्रम करने से शारीरिक परिश्रम शारीरिक परिश्रम करने से शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनता है जो हमारे शरीर की जो हमारे शरीर की जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में मांसपेशियों में जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द और दर्द और दर्द और कारापन ला देता है। दर्द और कारापन ला देता है। दर्द और कारापन ला देता है। देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्या करा इसके बारे में समझते हैं। जो हमारा शरीर होता है, जब हम अपना शारीरिक वर्क करते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है बाबू? दर्द होता है। क्या होता है बाबू? दर्द महसूस होने लगता है। वो दर्द क्यों होता है? तो जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल नामक एक अम्ल क्या होता है? उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है? दर्द या कारापन या कंपन हो जाता है। क्या होता है? थरथरीपन आ जाता है। ठीक है, इसका रीजन ये। चलिए अगला टॉपिक लिखेंगे। अगला टॉपिक हो जाएगा आपका अम्ल का प्रयोग से बर्तनों के धब्बे को दूर करना। टॉपिक क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा अम्ल अम्ल के प्रयोग से अम्ल के प्रयोग से अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के बर्तनों के बर्तनों के धब्बों को बर्तनों के धब्बों को दूर करना को दूर करना को दूर करना। देखो बाबू, हम क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि कपड़ा में कोई दाग लग जाता है या बर्तन में कोई दाग लग जाता है, तो मम्मी क्या करती है? नींबू का उपयोग करती है। क्या करती है? नींबू से क्या करती है? नींबू के रस से दाग को क्या करती है? छुड़ाने का प्रयास करती है, धब्बे को छुड़ाने का प्रयास करती है। अर्थात नींबू में ऐसा क्या चीज है जो दाग को छुड़ा देता है? इसके बारे में वही कारण लिखने के लिए। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे बाबू। लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे कॉपर के कॉपर के बर्तनों पर कॉपर के बर्तनों पर कॉपर के बर्तनों पर कॉपर के बर्तनों पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड भास्मिक कॉपर ऑक्साइड भास्मिक
भास्मिक भास्मिक कॉपर भास्मिक भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत परत जम जाने के कारण परत जम जाने के कारण जम जाने के कारण जम जाने के कारण उनकी चमक बदरंग हो जाती है। उनकी चमक बदरंग उनकी चमक बदरंग हो जाती है। उनकी चमक बदरंग हो जाती है अतः बर्तन की सतह को 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 नींबू के एक टुकड़े से नींबू नींबू के एक टुकड़े से नींबू की एक टुकड़े से नींबू के एक टुकड़े से नींबू के एक टुकड़े से रगड़कर साफ कर देना रगड़कर नींबू के एक टुकड़े से रगड़कर रगड़कर साफ रगड़कर साफ कर देना कर देने से साफ कर देने से बर्तन की चमक बर्तन की चमक वापस बर्तन की चमक वापस लौट आती है वापस लौट आती है इसलिए ऐसा इसलिए हुआ ऐसा इसलिए हुआ ऐसा इसलिए हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नींबू के रस में क्योंकि नींबू के रस में क्योंकि नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है बताइए बताओ आप लोग नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल कौन सा संतरा के रस में सिट्रिक अम्ल नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल रहता है नींबू सिट्रिक कौन सा अम्ल सिट्रिक अम्ल रहता है सिट्रिक अम्ल रहता है सिट्रिक अम्ल रहता है नींबू में उपस्थित नींबू में उपस्थित सिट्रिक अम्ल नींबू में उपस्थित सिट्रिक अम्ल भास्मिक कॉपर ऑक्साइड भास्मिक कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर सिट्रेट बनाता है कॉपर सिट्रेट बनाता है जो जल के साथ बाहर निकल जाता है जो जल के साथ बाहर निकल जाता है जो जल के साथ क्या होता है बाहर निकल जाता है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे
हम बर्तन के दाग धब्बे या कपड़े के दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए हम अम्ल का व्यवहार क्यों करते हैं? तो इसका रीजन समझिएगा, वही कारण जो टॉपिक था आपका, अम्ल के प्रयोग से बर्तन, देखो क्या लिखा हुआ, अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बे, धब्बे का मतलब दाग धब्बा, कभी कभी देखोगे चिट्टा चिट्टा टाइप का बर्तन में या कपड़ा में दाग धब रहता है, दूर करना क्या है? तो कहा कि कॉपर के बर्तन, बर्तन अमूमन जो होते हैं कॉपर के जो बर्तन होते हैं, कॉपर का मतलब समझते हो, जो आप लोग होता है ना, एल्युमिनियम नहीं बाबू, कॉपर, तांबा, तांबा का बर्तन देखो ज्यादा होता है, कॉपर का मतलब क्या होता है, तांबा, तांबा या पित्तल बोलते हैं। कॉपर के बर्तनों पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण, कौन सा बाबू, भास्मिक ऑक्साइड, कॉपर की परत जम जाने के कारण उनकी चमक क्या होती है, बदरंग हो जाती है, क्या बोलते हैं, उनकी चमक हट जाती है, मतलब नॉर्मल हो जाती है, चमक उसमें रहता ही नहीं है। अतः बर्तन की सतह को नींबू से, अतः हम क्या करते हैं, बर्तन की सतह को किससे बाबू, नींबू के एक टुकड़े से रगड़कर साफ कर देने से बर्तन की चमक क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, बर्तन की चमक क्या होती है बाबू, वापस लौट जाती है। ऐसा इसलिए हुआ, क्यों हुआ ऐसा, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नींबू में कौन सा अम्ल है बाबू, क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल उपस्थित है, कौन सा अम्ल उपस्थित है, नींबू में सिट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है। नींबू में उपस्थित सिट्रिक अम्ल भास्मिक कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया कर, किससे अभिक्रिया कर, भास्मिक यानी जो परत उस पीतल के तांबा के बर्तन पे जम जाता है, भास्मिक कॉपर ऑक्साइड, उससे अभिक्रिया कर करके करके क्या बनाता है, मतलब कॉपर सिट्रेट बना देता है, क्या बना देता है, कॉपर सिट्रेट। और जब कॉपर सिट्रेट बन जाता है तो उसको आसानी से क्या करता है, पानी के जरिए उसको निकाल दिया जाता है, वही कारण बनाता है जो जल के साथ बाहर निकल जाता है, जो जल के साथ क्या होता है, आसानी से बाहर निकल जाता है। यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, जो किसी भी दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए कपड़े में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, नींबू का प्रयोग करते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, और सिट्रिक अम्ल क्या करती है, मतलब करा कि कॉपर के साथ यानी कॉपर सिट्रेट बनाती है, उसके साथ अभिक्रिया करके यानी भास्मिक कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर सिट्रेट बनाता है, क्या बनाता है बाबू, कॉपर सिट्रेट। और कॉपर सिट्रेट क्या करता है, जल में आसानी से घुल जाता है, उसके कारण क्या होता है, निकल जाता है। डाउट्स, चलते अगले अगले प्रश्न, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या करें समझते हैं। अगला टॉपिक करा मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, मिट्टी के पीएच मान के बारे में जानेंगे। टॉपिक क्या करा, टॉपिक हो जाएगा आपका मिट्टी 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 का पीएच, मिट्टी का पीएच के बारे में समझेंगे, मिट्टी का पीएच क्या होता है, इसका रीजंस क्या होते हैं, मिट्टी के पीएच के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मिट्टी का पीएच क्या होता है, ठीक है बाबू, तो लिखेंगे मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहने पर, मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच 7 के आसपास, 7 के आसपास 7 के आसपास रहने पर, 7 के आसपास रहने पर ही अधिकांश रहने पर ही अधिकांश पौधों की वृद्धि अधिकांश पौधों की वृद्धि अधिकांश पौधों की वृद्धि संतोषजनक ढंग से हो सकती है, संतोषजनक ढंग से होती है, संतोषजनक ढंग से होती है। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय अत्यधिक मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर पौधों की वृद्धि बाधित हो जाती है। पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है बाबू, बाधित हो जाती है।
पौधों की वृद्धि बाधित हो जाती है। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय मिट्टी के अत्यधिक मिट्टी के अत्यधिक मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय रहने पर अम्लीय रहने पर अम्लीय रहने पर अम्लीय रहने पर उसमें कली चूना उसमें कली चूना उसमें कली चूना कली चूना बखरा चूना बखरा चूना कली चूना बखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर उसका पीएच नियंत्रित किया जाता है। उसका पीएच नियंत्रित किया जाता है। देखो बाबू, थोड़ा समझते हैं। मिट्टी के पीएच के बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी मुझे प्राप्त होना चाहिए। हमारा जो मिट्टी होता है, क्योंकि आप जानते हो मिट्टी में ही फसल उगते हैं ना, मिट्टी पर ही हम निवास करते हैं, मिट्टी पर ही हमारा हर कार्य होता है, नित्य क्रिया, जितना भी गंदगी उंदगी फैलाते हैं सब इस पृथ्वी पर ही होता है। वही करा यहाँ पे, जो हमारा मिट्टी होता है, हमारा सॉइल जो होता है ना, मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? सॉइल जो होता है, कह कि मिट्टी का जब पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 के आसपास। क्या होना चाहिए बाबू? 7 के आसपास। अर्थात अगर 7 के आसपास रहेगा, 7 से अगर बहुत ज्यादा हो गया तो क्षारीय हो जाता है। क्या होता है? क्षारीय। और 7 से बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो क्या होता है? अम्लीय। वही करा यहाँ पे, क्या करा बाबू? ध्यान समझिएगा। यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा कि मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहने पर ही अधिकांश पौधे की वृद्धि संतोषजनक ढंग से हो पाती है। अर्थात किसी भी पेड़ पौधे के लिए जो मिट्टी का पावर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, अर्थात पीएच मान जो चाहिए वो कितना चाहिए? 7 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, और 7 के आसपास रहता है तब माना जाता है कि जो वो क्या, उसकी मिट्टी की जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, अर्थात उसका पीएच क्या है? संतोषजनक है। अर्थात वो वृद्धि के लिए क्या है? पूरी तरह से पर्याप्त है, इनफ है ना। अब वो पेड़ पौधा के लिए ग्रोथ अच्छा करेगा, पेड़ पौधा उसमें बहुत ज्यादा फल फूलेंगे ना। तो वही करा यहाँ पे, होती है ढंग से होना चाहिए। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय, मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वो ना तो ज्यादा अम्लीय होना चाहिए, ना ही 7 से बहुत ज्यादा कम ना होना चाहिए, और ना ही ज्यादा 7 से अधिक होना चाहिए। यानी ना तो अम्लीय ज्यादा होना चाहिए, ना ही ज्यादा क्षारीय होना चाहिए। पौधे की वृद्धि बाधित हो जाती है। अगर इस तरह की अगर क्वालिटी जिस मिट्टी में पाए जाएंगे, पौधा वृद्धि नहीं करेगा। वही करा यहाँ पे, मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय रहने पर उसमें कली चूना, क्या बाबू? कली चूना, बखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर उसके पीएच मान को नियंत्रित किया जाता है। अगर किसी स्थान पे, अगर किसी जगह पे अगर मिट्टी की पीएच मान बहुत ज्यादा क्षारीय है, अर्थात 7 से बहुत ज्यादा है, अगर किसी स्थान पे मिट्टी का पीएच मान 7 से बहुत ज्यादा कम है, अर्थात अम्लीय बहुत ज्यादा है, अगर उसको लाना है किसके? 7 के बराबर उस मिट्टी को लाना है, यानी 7 के पीएच मान के लगभग बराबर लाना है, तो हमें क्या क्या उपयोग करना पड़ेगा? कली चूना, भाखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डाल करके हम मिट्टी के पीएच मान को नियंत्रित कर सकते हैं। एनी डाउट्स? क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिट्टी के पीएच मान के बारे में लिखें, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ अम्ल का प्रयोग बर्तनों के धब्बों को दूर करने के क्यों किया जाता है? इतना बात लिखना पड़ेगा आपको। एनी डाउट्स? चलते हैं आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या करा आपका? अगला टॉपिक बाबू देखेंगे, अगला टॉपिक लिखेंगे पीएच और जलीय जीव। टॉपिक जो हो जाएगा, बात नहीं करना, टॉपिक हो जाएगा आपका पीएच और जलीय जीव। पीएच और जलीय जीव, पीएच और जलीय जीव के बारे में पढ़ेंगे। यानी अर्थात जो जल में जीव रहते हैं उसका पीएच मान कैसे निर्धारित होता है। तो लिखेंगे बाबू, जल का पीएच एक निश्चित सीमा के अंदर, जल का
जल का पीएच एक निश्चित जल का पीएच एक निश्चित सीमा के अंदर रहते हैं, एक निश्चित सीमा के अंदर एक निश्चित सीमा के अंदर रहते हैं, एक निश्चित सीमा के अंदर रहते हैं रहने पर अंदर रहने पर ही उसमें वास करने वाली वास करने वाली मछलियां तथा अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। अम्ल वर्षा या अन्य कारणों अम्ल वर्षा या अन्य कारणों से जब नदियों पब्लिक तालाबों का पीएच बहुत कम हो जाता है तो जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। जलीय जीवों का जो अस्तित्व होगा कहां पड़ जाता है बाबू? संकट में पड़ जाता है। डाउट समझते बाबू हम क्या कर रहा है? जो पीएच जो होते जलीय जीव के लिए क्यों जरूरी होता है? जलीय जीव में जो होता है कितना पीएच रहना चाहिए जो जलीय जीव क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। और कितना हो जाएगा खतरा में रहते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे जल का जो पीएच होता है एक निश्चित सीमा के अंदर रहना चाहिए। आपको पता है कि जल का जो पीएच मान होता है उदासीन होता है। कितना होता है? 7 के बराबर होता है। अगर 7 के बराबर जैसे मिट्टी में होना चाहिए, मिट्टी 7 के आसपास है तो चलो भाई उसमें पौधे जो होंगे वो ग्रोथ करेंगे, अन्यथा वो बहुत क्या होगा? ज्यादा क्षारीय भी हो जाएगा, दिक्कत है, अम्लीय भी हो जाएगा जगह। उसी तरह पानी का है, वही कह रहा जल का पीएच एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पर ही उसमें वास करने वाले अर्थात निवास करने वाली मछलियां या अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। अगर 7 से ज्यादा हो गया या 7 से बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उसके लिए क्या है? खतरा है। वही कह रहा है अम्ल वर्षा या अन्य कारणों से जब नदियों तालाबों का पीएच बहुत कम हो जाता है तो जलीय जीवों का अस्तित्व क्या होता है? संकट में पड़ जाता है। क्या होता है बाबू? संकट में। मान लीजिए खूब भारी मात्रा में बारिश हो रही है और समुद्र के पानी आकर के किसमें मिल गई? किसी नदी में मिल गई तो उसकी जो जल क्या होगी? खड़ा हो जाएगी। तो जिसके कारण जलीय जीव का क्या होगा? सारा मछली संकट में पड़ जाएगा। डाउट्स? चलते अगले टॉपिक की ओर चलते। अगला टॉपिक क्या कर रहा है? अगला टॉपिक कर रहा है बाबू प्राकृतिक द्वारा उदासीन व्यवस्था। टॉपिक हो जाएगा प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था लिखोगे नेटल एक झाड़ी में उगने वाला पौधा होता है। इसके पत्ते में
इसके पत्ते में इसके पत्ते में इसके पत्ते में इसके पत्ते में डसने वाले रोए डसने वाले डसने वाले रोए डसने वाले रोए होते हैं डसने वाले रोए होते हैं जिसके अचानक छू जाने से जिसके अचानक जिसके अचानक छू जाने से चमड़े में खुजली होती है चमड़े में खुजली होती है यह खुजली रोए द्वारा यह खुजली रोए द्वारा मेथेनोइक अम्ल ब्रैकेट में फॉर्मिक अम्ल मेथेनोइक अम्ल को हम क्या कहते हैं और बताओ किसमें पाए जाते हैं मेथेनोइक अम्ल मधुमक्खी और चींटी के डंक में ना फॉर्मिक अम्ल इसको हम क्या बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल बोलो या फॉर्मिक अम्ल के स्राव से होता है के शराब से होती है इस खुजली के उपचार हेतु इस खुजली के उपचार हेतु डॉक पौधों इंग्लिश में लिखोगे डॉक प्लांट DOC के डॉक प्लांट के पत्तों को खुजली वाले स्थान पर रगड़ा जाता है पत्तों को खुजली वाले स्थान पर रगड़ा जाता है खुजली वाले स्थान पर रगड़ा जाता है डॉक पौधों के नजदीक ही उगते हैं डॉक पौधे के पत्ते रगड़ने से खुजली दूर हो जाती है क्योंकि इसके रस में क्षार की उपस्थिति होती है क्योंकि इसके रस में क्षार की उपस्थिति रहती है किसकी उपस्थिति रहती है क्षार की उपस्थिति रहती है और अम्ल को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है क्षार की आवश्यकता पड़ती है किसकी आवश्यकता पड़ती है बाबू क्षार की आवश्यकता पड़ती है ठीक है तो ये कुछ जो था आपका पीएच था किसका मौन किसमें होता है क्या क्या होता है तो देख लेते हैं
तरह की प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था कैसे होती है। तो बाबू एक नेटल एक वृक्ष होता है, एक झाड़ी में उगने वाला, जैसे आप लोग कबछुआ का गाछ देखे ना, कबछुआ का देखो लग जाएगा पूरा नोचता है, शरीर नोचता है ना, बहुत डेंजरस होता है, उसी टाइप उसी प्रजाति का ये है, समझे ना। तो वही कहा पे नेटल, नेटल एक झाड़ी में उगने वाला पौधा होता है। इसके पत्ते डसने वाले रोए होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रोए होता है, रोआ जो आपके शरीर में क्या होता है, घुस जाएगा ना, डस लेता है, जिसके अचानक छू जाने से चमड़े में खुजली होने लगती होता है। कबछुआ लगा देता है, खुजली होने लगता है, पूरा एकदम हाल खराब हो जाता है, छू जाने से खुजली होने लगती है। यह खुजली रोए द्वारा मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल स्राव होती है। जब क्या करता है, ये पौधा का जब रोआ आपके स्किन पे लगता है, आपके चमड़ा में जब लगता है बाबू, आपके चमड़ा में लगता है, तो क्या करता है, वो मेथेनोइक अम्ल क्या करता है, जनरेट करता है। जैसे मधुमक्खी काटती है तो आपको कौन सा अम्ल छोड़ती है शरीर के अंदर, मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल, उतना वो क्या करता है, बेचैनी उत्पन्न कर देता है। फॉर्मिक अम्ल स्राव होती है। इस खुजली के उपचार हेतु करा कि यहाँ पे डॉग पौधों या डॉग प्लांट के पत्तों के करा कि यहाँ पे खुजली वाले स्थान पे लगा देने से, एक डॉग पौधा होता है, उस पत्तों को क्या करता है, कट लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके पत्तों को अगर हम घस लेते हैं जहाँ पे खुजला रहा है तो क्या होता है, छूट जाता है। इसका कारण क्या होता है, इसकी खुजली के उपचार के लिए हेतु डॉग पौधे करा कि प्लांट के पत्तों का खुजली वाले स्थान पे लगा लेते हैं। डॉग पौधे के नजदीक ही करा कि होते हैं। डॉग पौधे के पत्ते रगड़ने से खुजली दूर हो जाती है, क्योंकि इसके रस में क्या पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं। और आपको पता है कि अम्ल फॉर्मिक या मेथेनोइक क्या एक अम्ल है, क्या है, एक अम्ल है। और अम्ल को दूर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, क्षार की जरूरत पड़ती है। ठीक है बाबू, तो ये था एक संपूर्ण परिचय था। ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए थकान क्यों होता है, फिर टॉपिक नंबर 2 हो गया अम्ल के प्रयोग दाग धब्बे के बर्तनों में क्यों प्रयोग करते हैं। ये तमाम बातें हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताओ दाग धब्बे को दूर करने के लिए नींबू की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सिट्रिक अम्ल की जरूरत क्यों पड़ती है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या पूछे जा सकते हैं मिट्टी का पीएच मान बताओ, मिट्टी की पीएच मान की विशेषता बताओ। ये तमाम बातें मैंने आपको समझाया अपने स्तर से। ठीक है, उसके बाद पीएच और जलीय जीव का क्या रिलेशन है, ये तमाम बातें आप लोगों को क्या है, समझना है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक में क्या क्या पाए जाते हैं, ये तमाम बातें आप लोगों को दिमाग में एक तरह से दिमाग में क्या करना है, पूरा रिकॉलिंग करना है। ठीक है, तो ये तमाम बातें आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो।